नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर। हाल ही में चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा और इसका परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भाजपा अपनी स्थिति बनाए रख पाएगी या फिर विपक्षी दलों का प्रदर्शन इसे चुनौती देगा? आइए इन सभी मुद्दों पर गहराई से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाली पार्टियों का आगे का भविष्य क्या होगा। इन तमाम प्रश्नों के आंसर जानने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से नूतन ठाकुर जी। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैम, इस उपचुनाव में भाजपा की संभावनाएं क्या है, खासकर सत्तारूढ़ दल होने के नाते? आपकी राय क्या है इसमें? जैसे देखिए, जो भी मध्यावधि चुनाव होते हैं तो आम तौर पे नतीजे सत्तारूढ़ जो भी दल होते हैं उन्हीं के पक्ष में दिखते हैं ज्यादातर। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, कई जगह पे तो विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो परिणाम होता है वो सत्ताधारी दल के पक्ष में होता है। और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है वही स्थिति दिखती है और उसकी शुरुआत होती भी दिखाई देने लगी है। जैसे वोट पोलराइजेशन अभी देखिए, जैसे तमाम दुर्गा पूजा हुआ उसके बाद जिस तरीके से दंगे शुरू हुए, तो बिल्कुल। मैं इन चीजों को भी उसी की कड़ी में देखती हूँ कि एक जगह जहाँ पब्लिक की जो नाराजगी थोड़ी बहुत भी सत्ताधारी पार्टी से, सरकार से है, तो उसको डाइवर्ट कैसे करा दिया जाए, कर दिया जाए। तो अब जिस तरीके से बहराइच दंगा और तमाम जगहों पे जो चीजें शुरू हुई, तो वो एक वोट पोलराइज करने की दिशा में ही कदम है। और उसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो कई बार जो घटना घटी तो दूसरे जगह पे भी एक डर का माहौल भी क्रिएट होता है। वैसे भी इस शासन में उत्तर प्रदेश में आम जनता में यूं भी भय कम नहीं है कि आप अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करिए, अपनी बात कहने की कोशिश करिए, विरोध करिए, तो विपक्षी दलों को तो वो मुझे लगता है कि किस तरीके से रोक देना है, उनकी बात जनता तक नहीं पहुंच पाए, वो जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है वो अभी चुनाव के दौरान भी देखने को नहीं मिलता है। जो फैसिलिटीज, जो सहूलियतें सत्ताधारी दल को शासन प्रशासन के द्वारा मिल जाती हैं, उसके लिए जो भी विपक्षी पार्टी है उसको बहुत मैं कहूंगी कवायद करनी पड़ती है, तब शायद मिल पाए। नहीं तो अभी देखिएगा कुछ टाइम में जो भी विपक्षी दल हैं उनकी रैलियों को कर्टेल करने की कोशिश, परमिशन लेने में तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम चीजें आएंगी जो चीजें बीजेपी को बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इस सब का निश्चित रूप से चुनाव पे असर पड़ता है और दिखता है। इस बार क्या संभावनाएं है कि क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को चुनौती देने में सफल हो पाएंगी? तो देखिए, चूंकि अभी जो चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, बीजेपी ने कुछ जगह से घोषित करने शुरू कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी, जो समाज बहुजन पार्टी है, वो कई बार जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है और संभव है कि इस बार भी वो पार्टिसिपेट नहीं करे। कांग्रेस का भी अभी बहुत क्लियर नहीं है, कैंडिडेट्स घोषित नहीं हुए हैं। तो जी। बहुजन समाज पार्टी जब भी वो नहीं करती, बसपा पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना रहती है। उनके वोट जो है वो हिंदुत्व के नाम पे डाइवर्ट बीजेपी में होंगे। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल के चुनाव लड़ती है, अन्य जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी सामूहिक रूप से मिल के सपोर्ट करके चुनाव लड़ते हैं, तो एक बेहतर स्थिति की संभावना हो सकती है। क्योंकि तब जो वोट कटने का फॉर्मूला है, तो वो एक जगह कंसोलिडेटेड वोट अगर विपक्षी पार्टी को मिलती है तो वो भी जीत सकते हैं इन चुनावों में। तो अभी गठबंधन कैसे होता, क्या होता, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी, क्या लगता है कि इस बार विधानसभा सीटों पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया जाएगा? वही हरियाणा वाले मुद्दे सेम होंगे या कुछ अलग मुद्दों को लेकर ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सभी पार्टियां?
जैसे देखिए, हर स्टेट के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्टेट के अलग मुद्दे होते हैं। जैसे हरियाणा चुनाव में निश्चित रूप से कुछ और मुद्दे रहे होंगे। एक जी। मुद्दा जो ईवीएम का है, वोटर लिस्ट का है, वो लगभग हर जगह कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि उसका जब वोटर लिस्ट बनती है तो कई बार उस पे वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं, नहीं हम्म, होते हैं। उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में एक तरफ सारा कुछ हरा-हरा है, ये मुद्दा है। सरकार का जैसे दावा था कि यहाँ हमने लॉ ऑर्डर को बहुत कंट्रोल करके रखा है, अपराधियों को भगा दिया है, अपराध नहीं है और पूरा राम राज्य है, जनता पूरे अमन सकून में है। जबकि उसके विपरीत अगर विपक्ष का मुद्दा देखिए, तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। जनता को किस हद तक न्याय मिले, पार्टीसिज्म मुद्दा है। तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब है कितना वो अवसर मिलता है लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि वहां भी जब एक पार्टी अपना पूरा साधन संसाधन लगाती है और दूसरे पार्टी को उस हद तक अवसर नहीं मिलता है और प्रशासन भी कर्टेल करती है, और कितने निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन हो पाता है, ये भी बड़ी बात रहेगी। क्योंकि अगर आप पीछे थोड़ा जाइए तो पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव देखिए, जहाँ पे घर के आगे बुलडोजर कई बार खड़े रहते और पहले तो पर्चा शांतिपूर्वक दाखिला हो जाए। मुझे लगता है वो भी एक बड़ी बात है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो भी प्रत्याशी हैं उनके पर्चे दाखिल हों, उनके पर्चों को किसी न किसी ग्राउंड पे खारिज ना किया जाए। तो ये सब भी इनिशियल मुद्दे हैं। पहला संघर्ष तो मुझे लगता है जो भी विपक्षी पार्टी हैं उनको वहां भी करना पड़ेगा। उनकी एक मिल्कीपुर सीट है, इस पर शायद चुनाव नहीं हो रहे, क्या है इसका मामला, थोड़ा सा हमें बताएं इसका, मिल्कीपुर सीट को लेकर। तो देखिए, आज जिन सीटों पे चुनाव आयोग ने अपना कहा है, उसमें मिल्कीपुर को नहीं रखा है, जबकि हर जगह जब उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव है तो एक सीट को क्यों छोड़ा गया है, ये चुनाव आयोग ही मुझे लगता बेहतर बता सकता है। क्योंकि एनीवे इलेक्शन तो होने ही हैं, अभी नहीं कराएंगे, कुछ टाइम बाद कराएंगे। तो जब अभी मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं और बाकी सीटों पे हो रहे हैं, तो वहां वो क्यों छोड़ दिया गया है, ये बेहतर स्थिति चुनाव आयोग बता सकती है। वैसे तो जब सब जगह इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां भी चुनाव होने चाहिए थे अभी। जी, इस बार हरियाणा की करारी मतलब हार के बाद कांग्रेस की क्या प्लानिंग हो सकती है यहाँ यूपी को लेकर, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप अपने नजरिए से। तो देखिए, चूंकि अब कांग्रेस का जहां तक यूपी में है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा नजरिया है कि कांग्रेस को सपा के साथ या जो भी विपक्षी पार्टी है उनके साथ मिल के गठबंधन करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मे बी कुछ बेहतर रिजल्ट उससे आए, क्योंकि अगर बीजेपी से compete करना है तो विपक्षी पार्टियों को एक समूह में आना अपरिहार्य है। क्योंकि जब भी, चूंकि ताकत उस संगठन की भी होती है, तो कांग्रेस की अभी हर जगह हर जिले में उस हद तक मजबूत, कांग्रेस पार्टी पुरानी है लेकिन यूपी में अभी उस हद तक संगठन मजबूत नहीं है। कांग्रेस अगर इंडिविजुअल खड़ी भी होगी तो ज्यादातर जगहों पे वोट काटने का ही काम करेगी। तो ऐसे में बेहतर है लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को देखते हुए, पीछे भी लोकसभा चुनाव हुए तो सपा कांग्रेस गठबंधन था, तो मुझे लगता है गठबंधन में ही ये चुनाव लड़ना चाहिए, जो विपक्ष की बेहतर रणनीति होगी। जी, सपा इस बार काफी चर्चाओं में है, अखिलेश यादव काफी चर्चाओं में है, इनकी क्या प्लानिंग होने वाली है इस बार चुनावों को लेकर। जैसे देखिए, चुनाव को लेके तो एक ही प्लानिंग होती है कि जो भी कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल को कैसे मजबूत करें, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हो, और जो बेईमानी की थोड़ी बहुत भी संभावना दिखती है तो उस पे कैसे अंकुश लगता है। और वो भी तभी हो सकता है जब जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पे मौजूद हो, अपने वोटरों को बूथ तक ले जा पाए। भारतीय जनता पार्टी का कितना भी कह लीजिए, मुझे लगता है कि उनका बूथ स्तर पे जो की बुनियाद है वो बहुत मजबूत है, और विपक्षी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को भी की भी जो लड़ाई होगी वो वही होगी कि वो अपने वोटरों को कैसे बूथ तक ले जाते हैं। वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो वोट भी दे, वो किस हद तक इंश्योर कर पाते हैं, और हर बूथ पे उनके लोग भी उतनी ही जागरूकता सजगता के साथ मौजूद रहे जितने बीजेपी के
रहते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी फाइट समाजवादी पार्टी दे सकती है, क्योंकि एक जनता में आक्रोश भी है, तमाम मुद्दों को लेके नाराजगी भी है, लेकिन कुछ जो संगठन लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी चूक रह जाती है, जिसका खामियाजा सपा को देखना पड़ता है। तो मैडम, उत्तर प्रदेश की उपचुनावों की तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।